चलिए एक बार फिर से हम शुरू करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है हम उसे कंटिन्यू करेंगे। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, है ना स्टूडेंट्स? ठीक है, वेलकम आपका हमारे चैनल पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये कंटिन्यूएशन है हमारे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। हमने पार्ट वन में देखा था, हमने बहुत सारी चीजें देखी थी पार्ट वन में, ठीक है। अब हम पार्ट टू में यहाँ पे हम यूरेथ्रा से कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम हमारा आज के दिन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो भी हमारा बचा हुआ पोर्शन था उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टे ट्यून्ड। और चैनल पे और भी वीडियोस डलती रहेंगी तो नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए। और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि सर आप हमें कुछ ऐसा टॉपिक समझाइए किसी भी सब्जेक्ट का, है ना, जैसे मैथ्स का, बायोलॉजी का, इंग्लिश का इवन, और फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ठीक है, तो आप बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं ताकि हम उसके ऊपर एक सिंप्लीफाइड जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो फाउंडेशन क्लियर होना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी हम आगे चल के उसके ऊपर हमारी प्रिंसिपल्स को, हमारी डिसिप्लिन को स्टैंड कर सकते हैं और वही हमारे एजुकेशन का बेसिस बनता है, हमारी नॉलेज लेवल का बेसिस बनता है। ठीक है, इसलिए हमारा फाउंडेशन हमेशा क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलो, हमने लास्ट क्लासेस में यूरेथ्रा तक देख लिया था। अब हम आज से यूरेथ्रा को चालू करेंगे कि यूरेथ्रा होता क्या है। ठीक है, देखो सीधे क्लास की तरफ आते हैं। मैं आपको बोल रहा था कि यूरेथ्रा जो रहता है उसमें हमारा कॉमन पैसेज रहता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो यूरेथ्रा हमारी है यहाँ पे, क्लियर, वो हमारा कॉमन पैसेज वे है। एक तो यूरिनरी ट्रैक्ट की तरह काम करता है, डेट इज एक्सक्रीटिव सिस्टम का भी पोर्शन है यूरेथ्रा, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की तरह भी काम करता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी हिस्सा है हमारा क्या, यूरेथ्रा। ठीक है बच्चों, चलो इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड पासेस थ्रू द पेनिस। ठीक है, देखो ये पहला पॉइंट है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक शेयर्ड टर्मिनल रहता है, टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, ये दो सिस्टम में इंडिविजुअल रहता है। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उनका ट्रैक्ट अलग रहता है, और फीमेल एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें उनका ट्रैक जो है वो अलग रहता है। ठीक है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड पासेस थ्रू द पेनिस, है ना। पेनिस के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे हम, और पेनिस के थ्रू ये क्या हो जाता है, पास हो जाता है। क्लियर, हम इसके डिटेल में भी देखेंगे। इट ओपन्स आउटसाइड बाय एन एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, मीटस का मतलब ही क्या होता है हमारा, मीटस का मतलब होता है एक ओपनिंग। ठीक है, जब हम यूरेथ्रा के पूरे पैसेज के बारे में देखेंगे, है ना, ये एक लॉन्ग नैरो ट्यूबलेट स्ट्रक्चर रहता है और ये एंड कहाँ पे होता है, एक ओपनिंग पे एंड होता है। ठीक है, क्लोज नहीं रहता, ये एक ओपनिंग पे एंड होता है, और उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, जो ग्लैंस पेनिस पे रहती है, ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग या यूरेथ्रल मीटस। क्लियर, चलिए इसके बाद हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट आर मेल एक्सटर्नल जेनिटिलियास। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, दो चीजें, एक तो पेनिस और एक स्क्रोटम। ठीक है, हम पेनिस के विषय में अभी देखेंगे पर हम स्क्रोटम के विषय में देख चुके हैं। क्लियर, चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे। अब हम थोड़ा सा पेनिस के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि भैया होता क्या है। ठीक है, चलिए, ये क्या होता है, मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन, यानी कि ये ऐसा ऑर्गन होता है जो मेल्स को कॉपुलेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, मेल्स को कॉपुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है सर, कॉपुलेशन क्या होता है बेटा, आपको पता है कॉपुलेशन क्या होता है ना, उसको इंटरकोर्स या कोइटस भी बोलते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेजेस में। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट देखेंगे कि पेनिस का स्ट्रक्चर कैसा रहता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर रहता है एंड इट सर्व्स एज यूरिनरी डक्ट एंड आल्सो इंट्रोमिटेंट ऑर्गन दैट ट्रांसफर्स स्पर्मेटोजोआ टू द वजाइना ऑफ फीमेल। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये हमारे एब्डोमेन से बाहर की तरफ रहता है। ऑफ कोर्स हमारा एब्डोमेन से नीचे रहता है, इंफीरियर टू द एब्डोमेन, है ना।
आपको मैंने एब्डोमेन इंफीरियर सुपीरियर वाले जितने भी चैप्टर्स थे वो मैं आप सभी लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्लियर? तो आपको और हमको पता है कि एब्डोमेन वाला रीजन कहाँ होता है, और या उनकी पोजिशनिंग है ना, उनके डायरेक्शनल टर्म्स, ठीक है, वीडियो अपलोड हो चुकी होगी बाय द टाइम आई गेस, तो आपको समझ में आ जाएगा, हमारे चैनल पे डली हुई है ना। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इट सर्व्स एज यूरिनरी डक्ट एंड आल्सो एज एन इंटरमिटेंट ऑर्गन, इट ट्रांसफर्स स्पर्मेटोजोआ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा क्या है, स्पर्मेटोजोआस को भी ट्रांसफर करने का काम करेगा। ठीक है, स्पर्म्स को या स्पर्मेटोजोआस को भी ट्रांसफर कैसे करेगा, कॉपुलेटरी ऑर्गन है, हमने अभी देखा था कैसा ऑर्गन है ये, कॉपुलेटरी ऑर्गन है, तो ये ट्रांसफर करने का काम भी करेगा, किसमें, वेजाइना ऑफ द फीमेल। अरे सिंपल, यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट चीज देखेंगे इसमें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अब। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये नॉर्मली बताई नहीं जाती है बट हम बता रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इसमें जो 3 कॉलम्स रहते हैं टिश्यू के, याद रखना। अब आप बोलोगे कि सर ये तो चींटी के मुंह जैसा दिख रहा है, किसी एलियन के मुंह जैसा दिख रहा है। नहीं बेटा, ये ऐसा नहीं है। क्लियर? ये देखो यहाँ पे क्या दे रखा है हमारा, सबसे पहला तो डीप डॉर्सल वेन्स रहती है। क्या रहती है बच्चा? डीप डॉर्सल वेन्स। ठीक है, अभी डॉर्सल वेन्स का काम क्या रहता है मैं आगे चल के बताऊंगा। और यहाँ पे हमारी आर्टरीज भी रहती है, ये देखो ये रही कैवर्नोसल आर्टरीज। ठीक है, कैवर्नोसल आर्टरीज नहीं है, कैवर्नोसल आर्टरी है। ठीक है, कैवर्नोसल आर्टरीज क्या करेंगी और डीप डॉर्सल वेन क्या करेगी, आई विल टेल यू लेटर। ट्यूनिंग का एल्बुजिनिया हमको याद आया, मैंने बताया था ट्यूनिंग का एल्बुजिनिया। ठीक है, यूरेथ्रा ये यहाँ पे रहता है ना, नीचे की तरफ। क्लियर? यूरेथ्रा अंदर वाली जो ओपनिंग है उसको कहा गया है यहाँ पे। क्लियर? और फिर बस इतनी चीजें हैं जो एक्स्ट्रा है। स्किन है, स्किन के बारे में हम पढ़ेंगे। अब जो मेन जो 3 कॉलम ऑफ टिश्यूज की जो यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो है टिश्यूज, है ना, दो एक प्रकार की है और एक अलग प्रकार की है। तो दो जो एक प्रकार की है वो सबसे पहली तो है कॉर्पस कैवर्नोसम। ठीक है, क्या लिखा है वहां पे, कॉर्पस कैवर्नोसम। क्लियर? कॉर्पस कैवर्नोसम क्या करती है, कॉर्पस कैवर्नोसम आपके ब्लड को कलेक्ट करती है। सर ब्लड क्यों कलेक्ट करती है ना, ये अपनी टिश्यूज, इसकी टिश्यूज में ना गैप रहता है, ये टिश्यूज ऐसी लूजली पैक्ड रहती है। ठीक है, इसकी टिश्यूज में गैप रहता है। अभी क्या करेंगे, ये ब्लड को ले लेती है, किससे, आर्टरी से। कौन सी आर्टरी से, कैवर्नोसल आर्टरी से। क्यों ले लेती है, इरेक्शन के लिए हेल्प करती है। अभी इरेक्शन क्यों चाहिए, इरेक्शन इसलिए चाहिए क्योंकि मेल का जो पेनिस रहता है वो कॉपुलेटरी ऑर्गन है, बिना इरेक्शन के इंसेमिनेशन की प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, इंसेमिनेशन इज द प्रोसेस वेयर द स्पर्म गोज इनटू द फीमेल बॉडी थ्रू वेजाइना। क्लियर? वो इंसेमिनेशन की प्रोसेस होती है, बिना इरेक्शन के वो नहीं होता। क्लियर? समझ में आया? तो कैवर्नोसल आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है जिससे पेनिस जो है वो इरेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे कैवर्नोसल आर्टरी का फंक्शन बता दिया। अब कैवर्नोसल स्पेसेस, इसमें जो स्पेसेस में बता रहा था टिश्यूज के बीच में, ये वहां पे वो है। और इसकी जो टिश्यूज है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कॉर्पस कैवर्नोसम, है ना। और देखो यहाँ पे अगेन एक सेप्टम आ गया है। ठीक है, सेप्टम मैंने आपको पढ़ाया था, जहां पे भी बायोलॉजी में सेप्टम आ रहा है वो एक डिवीजन को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, चलो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास में है 2 ब्लॉक्स, इसका याद रखना। ठीक है, एलियन का मुंह, पिछली बार मैं पढ़ा रहा था बच्चों को, बच्चे बोलते सर ये तो एलियन का मुंह जैसा दिख रहा है। हाँ बच्चा, मेरे को पता है ये एलियन के मुंह जैसा दिख रहा है, बट ये ऐसी ही चीज है जो है। ठीक है, फिर नीचे हमारी जो सॉफ्ट टिश्यू रहती है, ये इरेक्शन में हेल्प नहीं करती है, ये हमारी यूरेथ्रा की पेटेंसी को बना के रखती है, जस्ट उसको होल्ड करके रखने का काम करती है। ठीक है, देखो यहाँ पे दे रखा है कॉर्पस स्पोंजियोसम। ठीक है, क्या दे के रखा है बच्चों, कॉर्पस स्पोंजियोसम। कॉर्पस स्पोंजियोसम का क्या काम रहता है, कॉर्पस स्पोंजियोसम का ये काम रहता है कि वो यूरेथ्रा की पेटेंसी को बना के रखती है, जिससे यूरेथ्रा कोलैप्स नहीं होता है हमारे जब इरेक्शन होता है या जब ड्रेनेज होता है। डीप डॉर्सल वेन का काम यह है कि जब इंसेमिनेशन हो चुका होता है तो जो आर्टरीज में ब्लड आया था उसको डीप डॉर्सल वेन जो है वो आपको लेके चले जाती है वापस से। ठीक है, और ये प्रोमिनेंटली पल्पेबल होती है। क्लियर? चलो इतना समझ में आया, है ना। कमेंट करते रहना कि सर समझ में नहीं आया या आपकी स्पीड ऐसी है, जरूर से रिव्यू जरूर देना
ताकि हमको समझ में आ सके कि आपको किस स्पेस में समझ में आता है, ठीक है, स्पेशली जो हमारे रेगुलर वीडियोस देखते हैं, ठीक है। चलो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ेंगे। देखो कॉर्पोरा कैवर्नोसा के बारे में दे रखा है, ठीक है। पेयर्ड अपर एंड डॉर्सल रहती है, ठीक है, पेयर्ड रहती है एक तो, और एक अपर और डॉर्सल रहती है। और कॉर्पर जो स्पंजिया रहती है, अपर है ऊपर, डॉर्सल भी है ना, मैंने वीडियो बनाई है उसमें, आप देखना तो आपको पोजीशन समझ में आएगी। और फिर कॉर्पस स्पंजियसम रहती है जो सिंगल और वेंट्रल एंड पोजेसेस यूरेथ्रा, ठीक है, ये देखो, है ना, आप ये लिख लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, देखो, द कॉर्पोरा कैवर्नोसा कंसिस्ट ऑफ स्पेशल टिश्यूज विद स्पेसेस दैट आर फिल्ड विद ब्लड, ठीक है। इनमें क्या रहता है, स्पेशल स्पेसेस रहती है जो फर्दर जब ब्लड आता है तो ये उनसे फिल हो जाती है, क्यों, ताकि जो सॉफ्ट टिश्यूज है वो इरेक्ट हो जाए या जस्ट हार्ड हो जाए, है ना। चलिए, दे हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, है ना, हमने ये चीज देखी। वो क्या करती है, द हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, ठीक है बच्चों। चलो इसके बाद हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ चीजें बेसिक दे रखी है, क्लियर, इस प्रकार से रहता है उसमें सब चीजें। ग्लैंस पेनिस जो रहता है, एट द टिप ऑफ पेनिस कॉर्पस स्पंजियम इज एनलार्ज्ड फॉर्मिंग अ बल्बस स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्लैंस पेनिस, ठीक है। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, ये लास्ट का, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस। कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो रहती है, सॉरी, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ही हमारे एक बल्बस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ पे लिखा है बल्बस स्ट्रक्चर या बल्बस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है, और यही आगे जाके हमारी क्या बन जाती है, ग्लैंस पेनिस बन जाती है, क्लियर। चलिए, ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाय अ प्रीप्यूस, है ना, या प्रप्यूस, या जो भी बच्चों को कहना है, ठीक है। और इसको एक और चीज हम क्या बोलते हैं, इसको एक और चीज हम बोलते हैं फोर स्किन, क्या बोलते हैं हम इसको, फोर स्किन, क्लियर। चलिए, आपको विजिबल है, हाँ विजिबल है, ठीक है। द एक्सेसरी जेनाइटल ग्लैंड्स, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हमने एक्सेसरी डक्ट्स देख ली है, बोलो हाँ, यस, हमने लास्ट क्लास में देखी। हमने एक्सेसरी ग्लैंड्स देखे, नहीं, हम अभी देखेंगे। हमने एक्सटर्नल जेनिटिलिया देखा, यस सर। हमने स्क्रोटम और पेनिस के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में देखा, यस सर। हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ा। हमने देखा हमारे इंटरनल जेनिटिलिया के बारे में, यस सर, हमने वो भी देखा, वाइज डिफरेंस के बारे में, ठीक है। और भी जो अंदर के एसोसिएटेड ऑर्गन्स थे वो सब देखे, ठीक है। तो लगभग लगभग हम सारी चीजें देख चुके हैं। अब हमारा लास्ट का जो पोर्शन है वो है हमारा मेल एक्सेसरी जेनाइटल ग्लैंड्स, है जस्ट मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। चलो बच्चों, तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है। सबसे पहला तो हमारा रहता है सेमिनल वेसिकल, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स हमने थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लिया था लास्ट क्लास में। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। और तीसरा है हमारा काउपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। हमने ये भी देखा था जब हम लास्ट क्लास में एक ओवरव्यू ले रहे थे। अगर आपने अभी तक लास्ट क्लास नहीं देखी है तो यहाँ पर हम आई बटन लगा देंगे, प्रोबेबली यहाँ पे, ठीक है। इस टाइम पे आई बटन हम लगा देंगे और आप उसमें से उसमें जाकर आप देख सकते हैं हमारी जो पहली वाली वीडियो थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, ठीक है। देखिए यहाँ पे समाइनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, काउपर्स और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड दे के रखा है, ठीक है। अब ये देखो कहाँ कहाँ पे सिचुएट करते हैं, समझे। चलो, ये देखो, ये समाइनल वेसिकल, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड यहीं पे होता है नीचे, ठीक है, समझिए आप। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड वहीं पे होता है नीचे, उसमें आपको भी और डिटेल में हम देखेंगे तब समझ में आएगा, यस। सेमिनल वेसिकल्स, अब हम प्राइमरीली इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले जब हम एक शॉर्ट इजैक्युलेटरी डक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जो 1 से 2 सेंटीमीटर के लगभग लंबी थी, और उसका एक बहुत छोटा सा काम रहता है। जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे तब हमें समझ में आएगा उसका छोटा सा काम क्या रहता है। बेसिकली जब स्पर्म्स एपिडिडाइमिस से निकलते हैं
और जब वो इजैकुलेटरी डक्ट तक पहुंचते हैं तो बाय द टाइम वो वहां पे पहुंचते हैं तो वो स्पर्मेटोजोआ रहते हैं, वहां पे पहुंचते पहुंचते एक मैच्योर स्पर्म्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं या स्पर्मेटिड्स में। क्लियर? ठीक है, मतलब बेसिकली अगर बोलूं तो वो इमेच्योर स्पर्म्स रहते हैं, वहां तक पहुंचते पहुंचते वो मैच्योर हो जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो जस्ट कंटिन्यूस सप्लाई होता है। ठीक है, उसके पीछे हम देखेंगे पूरी जो उसकी फिजियोलॉजी है। क्लियर बच्चों? चलो, अब ये तो हम सेमिनल वेसिकल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो, प्रेजेंट पोस्टीरो इंफीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर। पोस्टीरो इंफीरियर मैंने क्लास बनाई है पोजीशंस के ऊपर, डायरेक्शनल टर्म्स के ऊपर। ठीक है, आप जरूर से जाके देखिएगा उसको। आर अ पेयर ऑफ सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स। ठीक है, क्या है ये? सबसे पहले तो प्रेजेंट का रहते हैं पोस्टीरो इंफीरियर, पी से यानी कि पीछे, पोस्टीरो है ना, इंफीरियर यानी कि नीचे, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के पीछे और नीचे की तरफ थोड़ा सा ही क्या करती है, सिचुएट करती है ना। आर अ पेयर ऑफ सिंपल, पेयर मतलब कि हमेशा दो, अब कपल ऑफ, अ पेयर ऑफ यानी कि हमेशा दो चीज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अ पेयर ऑफ सीजर्स नहीं बोलेंगे हम कभी इसको, सीजर्स बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। आर अ पेयर ऑफ सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स, ट्यूबुलर यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है, बट ये ग्लैंड्स यानी कि ये कुछ सेक्रीशंस प्रोड्यूस करती है। जब भी हम अगर ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लैंड्स एक ऐसी स्ट्रक्चर रहता है, ऐसी चीज रहती है जो कुछ सेक्रीशंस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ पे क्या सेक्रीशंस प्रोड्यूस करता है सर, ये भी बता दो। चलो अपन देख लेते हैं। अब देखो ये क्या सेक्रीशन कर रहा है, द सेमाइनल वेसिकल सेक्रीट्स एल्कलाइन विस्कस फ्लूइड दैट फॉर्म्स 60% ऑफ सीमन। ठीक है, अब आप सभी पूछेंगे मुझसे कि सर सीमन क्या होता है। ठीक है, सीमेन नहीं है ना, सीमेन तो नेवी वाले रहते हैं, सीमन बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए, मैंने मेरे स्टूडेंट्स को बताया है ना, जिनको हम फोर्थ डायमेंशन एकेडमी में पढ़ाते भी हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है हमारी, तो वहां पर हमने इस विषय में, मैंने स्पेशली जब मैंने बच्चों को पढ़ाया कि सीमन होता कैसा है और है क्या वो, तो बड़े ही कंफ्यूज हो गए वो। क्लियर? तो देखिए, एक अगर मैं सिंपल बात बोलूं, कोई कोई वो नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, कोई वो नहीं करेगा कि सर आप कैसी बात बोल रहे हो, या आप क्या बिल्कुल र्यून कर दिया, बट ये बहुत फनी वे है, और मानो नहीं मानो हमेशा ना फनी चीज ही याद रहती है, और उसी से आपको समझ में आएगा किसी भी बच्चे को। ठीक है, कितने लोगों ने यहाँ पे खीर खाई है, खाइए खीर। ठीक है, तो लगभग लगभग सीमन उसी के जैसा रहता है ना, उसको समझ सकते हैं हम। ठीक है, खीर में दो चीज रहती है मेनली, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, उसमें रहता है एक चावल और एक दूध। ठीक है, चावल को आप जस्ट कंसिडर कर सकते हैं स्पर्म सेल्स की तरह, कि वो एक इंडिविजुअल सेल्स रहते हैं, बट वो एग्जिस्ट कहाँ पे कर रहे हैं, मिल्क में, यानी कि सीमन में। ठीक है, एक वो मीडियम में, एक लिक्विड मीडियम में वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम इसी चीज को सीमन बोलते हैं। अभी सीमन हमारे एक्सेसरी ग्लैंड्स के सेक्रीशन से बनता है। ठीक है, सीमन कहाँ से बनता है, हमारे एक्सेसरी ग्लैंड्स के सेक्रीशन से बनता है। अब वो कैसे कैसे क्या परसेंटेज में बनता है, उसमें क्या क्या चीजें रहती है, विल सी इट। ठीक है, हम उसे देखेंगे, बट बाय द टाइम यू मस्ट रिमेंबर कि जिस प्रकार से एक सीमन रहता है, एक मीडियम रहता है, और उसके अंदर हमारे स्पर्म सेल्स रहते हैं, जस्ट लाइक खीर की एक मिल्क का मीडियम है और उसमें चावल के दाने हैं। ठीक है, मैं किसी का वो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा रहता है, और ऑफ कोर्स उसका साइज उतना बड़ा नहीं रहता है। स्पर्म सेल जो रहता है वो ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल्स की तरह वन वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल्स रहता है। ठीक है, स्पर्म सेल जो है वो ह्यूमन बॉडी का वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल है, और जो ओवा है, जो फीमेल जेनाइटल जर्म सेल है, वो हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल्स में से एक है। ठीक है, चलो आपको इतना समझ में आया। ठीक है, अब अगेन अगर मैंने सीमन बता दिया है तो अब मैं उसके आगे बताता हूं कि हमारा सेमाइनल वेसिकल क्या करता है। सेमाइनल वेसिकल एक विस्कस फ्लूइड, ठीक है, एल्कलाइन विस्कस फ्लूइड। अभी एल्कलाइन क्या होता है, यानी कि जिसका पीएच 7 से ज्यादा होगा। ठीक है, 7 से ज्यादा होगा। एल्कलिनिटी हम देखेंगे कि एल्कलिनिटी का हमारे सीमन में क्या रोल है, क्या रोल अदा करता है, और विस्कस क्यों है ये, आई विल टेल यू विद इन मिनट्स। ठीक है, विस्कस इसलिए है क्योंकि जो स्पर्म्स हैं उनको मूव करने के लिए एक मीडियम चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वो विस्कस रहता है, विस्कस यानी कि गाढ़ा। ठीक है, विस्कोसिटी है ना, फ्लूइड दैट फॉर्म्स 60% ऑफ सीमन, यानी कि सेमाइनल वेसिकल जो सेक्रीशन करती है वो लगभग लगभग सीमन का 60% हिस्सा बना देती है। क्लियर?
उसके बाद हम देखेंगे द फ्लूइड कंटेन्स फ्रक्टोज, प्रोटीन्स, सिट्रिक एसिड, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस एंड पोटेशियम एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, यानी कि इस फ्लूइड में हमारी इतनी सारी चीजें रहती हैं भैया। ठीक है, बड़े बढ़िया तरीके से खाना पैक करके दिया जाता है। अरे सर, खाना पैक करके किसको दे रहे हो आप? सुनो, सीमन जो रहता है वो एक न्यूट्रिटिव मीडियम की तरह काम करता है। किसके लिए? स्पर्म सेल्स के लिए। भैया स्पर्म सेल जब फीमेल बॉडी में जाएंगे, उनको खाना कौन बना के देगा? उनको खाना कहाँ से मिलेगा? उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो तो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं ना, हम अभी देखेंगे। वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो उनके पास तक कैसे पहुंचेगा खाना? उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? सर यहाँ पे फ्रक्टोज है ना, फ्रक्टोज है, प्रोटीन है, सिट्रिक एसिड है, विटामिन सी भी है इसके पास है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब भी है, और बच्चा कुछ हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन भी है उसके पास। ठीक है, इन सबके छोटे छोटे फंक्शन हम देखेंगे बिना किसी देरी की, जल्दी से। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, फ्रक्टोज देखना, फ्रक्टोज एक्ट एज मेन एनर्जी सोर्स फॉर द स्पर्म्स आउटसाइड द बॉडी। यानी कि एक बार स्पर्म सेल्स मेल बॉडी के आउटसाइड चले गए, ठीक है, तो उन्हें कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा उन्हें खाना? सुनिए, उन्हें खाना इस प्रकार से मिलेगा कि उसमें फ्रक्टोज रहता है। कौन से सेक्रीशंस में? हमारे सीमन के सेक्रीशन में फ्रक्टोज रहता है। अभी क्या करेगा? जैसे ही ह्यूमन बॉडी, सॉरी मेल बॉडी से ये बाहर चला गया, तो ये क्या करने लगेगा? उसको कंज्यूम करने लगेगा फ्रक्टोज को, और उसको क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन। तो ये हो गया पहली चीज। इनऑर्गेनिक जो हमने सब्सटेंसेस देखे, फॉस्फोरस और पोटेशियम, वो भी यहाँ पे सेम फंक्शन करेंगे, उसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, और भी उसके सर्टेन जो चेंजेस रहते हैं उसमें हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्लियर, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का यहाँ पे बहुत जरूरी काम है ना, इसको ध्यान से देखना यहाँ पर वो क्या कह रहा है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स कॉज म्यूकस लाइनिंग ऑफ द सर्विक्स टू बी मोर रिसेप्टिव। रिसेप्टिव का मतलब होता है रिसीव करने के लिए रेडी होना। ठीक है, रिसेप्टिव का मतलब होता है रिसीव करने के लिए रेडी होना टू स्पर्म्स एज वेल एज बाय एडिंग द मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स। एडिंग यानी कि उसको हेल्प करना towards the ovum with peristaltic contractions of uterus and fallopian tubes। अरे सर, आपने इतना बड़ा सा पैराग्राफ पढ़ के समझाओ तो। सुनो यहाँ पे क्या कह रहा है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है कि बेसिकली सर्विक्स पे एक म्यूकस प्लग रहता है। ठीक है, सर्विक्स क्या रहती है? व्हील सी। ठीक है, बट सर्विस में हमारा एक म्यूकस प्लग रहता है। ये म्यूकस प्लग फर्दर पता क्या करता है? एंट्रीज को रोकता है ना। जब अगर हम नॉर्मल डेज की बात करें या नॉर्मल एक लाइफ साइकिल की बात करें, तो उस टाइम पे म्यूकस इतना हैवी नहीं रहता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे म्यूकस का जो प्लग रहता है, जो म्यूकस लाइनिंग रहती है, वो काफी हैवी हो जाती है। ठीक है, इसलिए हमारे स्पर्म्स प्रेगनेंसी में अंदर जा नहीं पाते हैं। खैर, तो प्रेगनेंसी के पहले वो जा सकते हैं। तो कैसे जा सकते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन की मदद से। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन उस म्यूकस लाइनिंग को थोड़ा सा पतला कर देता है, जिससे स्पर्म सेल जो है उसके थ्रू जा सके। क्लियर, पहला फंक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन का। फिर दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा फंक्शन ये है कि पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट करवाता है। पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट क्या होता है बच्चा? सुनो, पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट होता है हमारा ऐसा मसल्स का ऐसा वाला मूवमेंट। ठीक है, मसल्स के भी टाइप्स रहती है ना, ये मैं बेसिक क्लास में आपको बताऊंगा। क्लियर, मसल्स की भी टाइप्स रहती है, और मसल्स की टाइप यहाँ पे कौन सी रहेगी? ऑर्गन्स में स्मूथ मसल रहता है। ठीक है, ऑर्गन्स में स्मूथ मसल रहता है, और स्मूथ मसल यहाँ पे पेरिस्टल्टिक मूवमेंट करती है, यानी कि स्पर्म्स को फेलोपियन ट्यूब्स में धकेल के ऐसे ऐसे धकेल के हमारी आगे बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, अब आगे क्यों जाना है फौजी को? अरे सर, आगे उसको इसलिए जाना है क्योंकि आगे ओवा उसका वेट कर रहा है। किसका? स्पर्म्स का। क्लियर, इसलिए वो उसको आगे करती है। प्रोस्टाग्लैंडिन का सेकंड फंक्शन समझ में आया? चलो, इसके बाद हम बिना किसी देरी के देखेंगे हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड कहां पे सिचुएट करेगा? ठीक है, डायरेक्शनल टर्म वाली वीडियो वापस से देखो। क्लियर, देखो बताता हूं मैं, एक मिनट। हमने देखा था कि सेमिनल वेसिकल जो थी वो पेयर्स में थी, यानी कि वो दो में सिचुएट करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो रहता है हमारा, ठीक है, ये रहा, जो प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है वो एक रहता है, सिंगल। ठीक है, कैसा रहता है वो? सिंगल। ये यूरेथ्रा है।
यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, आई होप विजिबल है, विजिबल से ज्यादा विजिबल है। ठीक है, ये देखो, बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, बिलो यानी कि नीचे, नीचे यानी कि क्या बोलेंगे हम, कौन बताएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। इन, बिलो यानी कि इनफीरियर। ठीक है, इनफीरियर। चलो, देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहा है, द प्रोस्टेट कॉन्ट्रीब्यूट 15 to 30% ऑफ द सीमन। 60% तो सेमिनल वेसिकल ने कर दिया। अब हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड कितना कर रहा है सेक्रीशन, है ना, 15 to 30% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है सीमन में। क्लियर, चलो, इजी है स्टेटिस्टिक्स याद करना। सर बायोलॉजी याद नहीं होती, बायोलॉजी याद करने का ही है पूरा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, द फ्लूइड फ्रॉम द प्रोस्टेट इज क्लियर एंड स्लाइटली एसिडिक। The prostatic secretion activates the spermatozoa and provides nutrition. ठीक है, प्रोस्टेट कैसा रहता है, क्लियर फ्लूइड रहता है। ठीक है, ऑलमोस्ट क्लियर फ्लूइड रहता है, प्रोस्टेटिक सेक्रीशन जो रहते हैं। ठीक है, और ये स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक यानी कि थोड़ा सा साथ का जो पीएच है उसके पीछे। ठीक है, द प्रोस्टेटिक सेक्रीशन एक्टिवेट्स द स्पर्मेटोजोआ एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो प्रोस्टेटिक सेक्रीशन है, हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड जो भी सेक्रीशंस कर रहा है, क्यों सेक्रीशंस कर रहा है सर, वो ग्लैंड है। ठीक है, तो सेक्रीशन जब कर रहा है तो उसका सेक्रीशन स्पर्मेटोजोआ को एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट कर देता यानी कि उसको एक ऊर्जा दे देता है कि भैया और तेजी से जाओ अब। ठीक है, और आपको मूवमेंट करना है, क्योंकि अब तक आप जो थे आपके घर के अंदर थे, अब आपको घर से बाहर निकलना है, स्पर्म्स को बोल रहा है वो। ठीक है, समझ में आया। चलो, छोटा सा फंक्शन था प्रोस्टेटिक सेक्रीशंस का। ठीक है, अब हम इसको क्या बोलेंगे, काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसे, काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है समझो, below the prostate gland at the beginning of the internal portion of the penis। ठीक है, सॉरी, ये देखो क्या कहां सिचुएट कर रहा है, ये वो बता रहा है, बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द इंटरनल पोर्शन ऑफ द पेनिस। ये दिख रहा है आपको, ये जो दो ग्लैंड दिख रही है, ये कौन सी है हमारी, ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये कौन सी है हमारी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अरे ये क्या करती है, सुनो, ये करती है, ये लुब्रिकेट कर देती है यूरेथ्रा को। क्या कर देती है, लुब्रिकेट। अरे सर लुब्रिकेट क्यों कर रहे हो, लुब्रिकेट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी हमारे स्पर्म सेल्स निकलेंगे और जो भी हमारा सीमन सेक्रीशन निकलेगा वो प्रॉपर तरीके से पास हो सके। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसमें चिपकता चिपकता नहीं है, पर फिर भी एक प्रोसेस रहती है, एक फिजियोलॉजी है कि वो प्रॉपर तरीके से पास हो सके, है ना। उटपटांग क्वेश्चन लेके आ सकते हो, बट फिर भी एक लॉजिक होना चाहिए। मतलब सर है तो अपन कुछ भी पूछ लो, है ना, ऐसा नहीं। ठीक है, चलो पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखो, इट सेक्रीट्स एन एल्कलाइन फ्लूइड। देखो प्रोस्टेट का थोड़ा सा एसिडिक रहता है, इसका एल्कलाइन रहता है, और अगेन जो सेमिनल वेसिकल का था उसका एल्कलाइन रहता है। अभी सुनो, इसका मेन फंक्शन मैं बता ही देता हूँ। फीमेल बॉडी में क्या होता है कि जब फीमेल बॉडी के अंदर हमारा सीमन और स्पर्म जाता है, क्लियर, तो जो फीमेल बॉडी का यूट्राइन एनवायरनमेंट यानी कि यूट्रस के अंदर का जो एनवायरनमेंट रहता है वो स्लाइटली एसिडिक रहता है। ठीक है, वो कैसा रहता है बच्चों, एसिडिक। अभी उस एसिडिक नेचर को हम क्या करेंगे, उस एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा स्पर्म जो है उनकी सर्वाइवल रेट गिरेगी, है ना, उनका सर्वाइवल रेट क्या होगा, गिरेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम नहीं करते हैं, फिजियोलॉजी है। ठीक है, सिर्फ हमारे सेक्रीशंस रहते हैं वो जनरली कैसे रहते हैं, एल्कलाइन रहते हैं नेचर में। ठीक है, the secretion lubricates the urethra and acts as a flushing agent। अरे फ्लशिंग एजेंट मैंने अभी जस्ट बताया। ठीक है, it washes the acidic urinary residue present in the urethra before ejaculation।
इजैकुलेशन के पहले अगर यूरिन का कुछ थोड़ा बहुत रह गया हो यूरेथ्रा में, रेसिड्यू, ठीक है, रेसिड्यू यानी कि बचा कुचा कुछ भी चीज, ठीक है, तो ये उसको भी फ्लश कर देता है, ठीक है। इट वॉशेज द एसिडिक यूरिनरी रेसिड्यू, ठीक है, हमारी यूरिन थोड़ी सी एसिडिक होती है। चलो, ये बल्बो यूरेथ्रल के दो फंक्शन है, आप इसे देख लीजिए। क्लियर? जैसे काउपर्स ग्लैंड के नाम से पर्सनली बताऊं तो मुझे कम याद रहता है, मेरे को बल्बो यूरेथ्रल नाम से ज्यादा याद रहता है, ठीक है, क्योंकि मैंने मेरी 12th में जब जब मैं पढ़ रहा था, जब मैंने याद करी थी, तो मैंने बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड याद करी थी पूरा पूरा। क्यों? क्योंकि जब आप कॉपी में आंसर्स लिखते हो ना, उसके ऊपर भी जल्दी क्लास बनेगी, ठीक है, जब आप कॉपी में आंसर्स लिखते हो तो आपको इस प्रकार से आंसर्स लिखना है कि आप उसमें प्रेजेंटेबल दिखो। अभी काउपर्स ग्लैंड डाल दिया, छोटा वर्ड है, मजे नहीं आ रहा, पढ़ने में नहीं आ रहा। अभी मैंने डाला ना बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बड़ा सा एक्सेसरी ऑर्गन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, टीचर को लगेगा है पढ़ रहा है बच्चा, ठीक है, मैं ऐसा सोचता था तब, और वो सही भी है क्योंकि बल्बो यूरेथ्रल बड़ा नाम है, ठीक है बच्चों। चलो, लाइक करो इसी बात पे, वीडियो लाइक कर दो। चलो, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपका 7 करोड़ का प्रश्न। बताइए इसमें से सही उत्तर क्या है? कोई लाइफलाइन नहीं है कोई लाइफलाइन नहीं है। लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस इज आल्सो ड्यू टू द सेक्रीशंस ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। बताइए, जिन जिन बच्चों ने फोर्थ, थर्ड, सेकंड चूज करा है वो क्या है? एक मिनट, वो है गलत जवाब। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है हमारा सही जवाब, ठीक है। चलो, अरे अरे वाह, ठीक है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि दिस हमारा जो बल्बो यूरेथ्रल वाला, सॉरी, जो हमारा मेल का सेकंड वाला रहेगा लंबी वीडियो रहेगी, बट अगेन जल्दी खत्म हो गया एंड इट्स गुड, ठीक है। आप सभी इसको एक बार आराम से देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा वीडियो को, और जितनी जल्दी हो सके हम आगे की भी वीडियोस बनाते रहेंगे। आप, बार बार बोल रहा हूँ, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका ही फायदा है, ठीक है। आपको जो भी प्रश्न है आप जरूर कमेंट कीजिए, है ना, हम उसके ऊपर हमारे तरीके से एक सिंप्लीफाइड वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।